सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशन से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। बायोमोलिक्यूल्स का 12th सेशन है आज अपना, और जो एंजाइम्स वाला टॉपिक है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ज़रूर देखो, उसमें हमने काफ़ी बेसिक्स क्लियर किए हैं। उन्हीं बेसिक्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं अभी, और आज हम लोग देखेंगे कि बेसिकली एंजाइम्स ऐसा क्या करते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है वो एनहेंस हो जाती है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक एग्जाम्पल लिया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम रिएक्शन की रेट को मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ा देता है। तो उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न और बहुत सारे कंसेप्ट्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म है सबस्ट्रेट। कि सबस्ट्रेट क्या होता है? देखो, सबस्ट्रेट का सिंपल सा मतलब है, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उस केमिकल रिएक्शन में आप केमिस्ट्री में क्या कहते हो उसको? रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट को यहाँ सबस्ट्रेट नाम देते हैं हम लोग। जैसे देखो, माल्टोज का हमने डाइजेशन किया माल्टेज एंजाइम से, तो क्या बन गया? तो बन गए ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है माल्टोज के डाइजेशन से। तो अब इस केस में एंजाइम कौन सा यूज होगा? माल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो अगर, तो ये जो माल्टोज है ये माल्टोज सबस्ट्रेट है आपका। तो माल्टोज तो क्या हो गया? सबस्ट्रेट। माल्टेज हो गया एंजाइम, और ग्लूकोज हो गया प्रोडक्ट। तो ये 3 टर्म्स तो आपको यहां समझ में आ गए, सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट। तो ये 3 बेसिक टर्म्स जो हमें पढ़ने थे। अब देखो, आपके सामने हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एंजाइम पे जो इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उस टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से एंजाइम में कुछ क्रिवाइसिस या कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक क्रिवाइस को कहा जाता है एक्टिव साइट। ये वो एक्टिव साइट है, ये वो साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा, इसलिए इसको सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, है ना। एक्टिव साइट मतलब जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा। ठीक है, अब हम लोग आपको समझाने के लिए इसको कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि देखो, समझो इसका शेप और इसका शेप बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये बिल्कुल इस तरह से आकर यहाँ पर अपने आप की पोजीशन ले लेगा, बट एक्चुअल में इनका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन मैच होता है। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना, जो कि इसके पीछे का केमिस्ट्री जो है ना, उसके हिसाब से इनकी बाइंडिंग होती है। तो ये रहती है एक्टिव साइट। तो बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट करता है जब सबस्ट्रेट आकर उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड होगा। विदाउट बाइंडिंग ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। यानी एनसीईआरटी ने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है कि सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना। अभी एक सिंगल स्टेप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट आया, बाइंड हुआ और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। ये एक मल्टीपल स्टेप वाला सिस्टम है। ये कुछ ऐसा रहेगा। देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट आता है एंजाइम की तरफ बढ़ता है सबसे पहले तो, फिर सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पर आकर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद में अब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए, इसको कहा जाता है ES कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन शुरू होती है। अब रिएक्शन में देखो, हमने क्या कहा? केमिकल चेंज है ये एक तरह का। तो केमिकल चेंज में या तो कोई बॉन्ड बनेगा या कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पिक्चर में हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि ये एंजाइम और ये यहाँ पे देखो प्रोडक्ट बन गए, है ना। ये सबस्ट्रेट इस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है ना। सबस्ट्रेट 2 टुकड़ों में बट गया, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ। तो चाहे बॉन्ड बने या ब्रेक डाउन हो, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब क्या हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये अभी भी देखो एंजाइम पे बाइंड है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट एक्टिव साइट को लूज करके निकल जाते हैं, और एक्टिव साइट वापस क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। अब एक नया सबस्ट्रेट आकर उस एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से ही जो रिएक्शन है वो चलती रहती है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो EP कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए गए, एंजाइम वापस फ्री हो गया। अब ये एंजाइम वापस किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए तैयार है। अब इनको आप ये देखो, ये शुरुआत हमने की थी एंजाइम से, और वापस एंड में एंजाइम हो गया फ्री, यानी वापस उसी पोजीशन पे आ गए। तो ये जो बीच की स्टेट है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट्स। क्या कहा जाता है इनको? ट्रांजिएंट स्टेट्स। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है फॉर द टाइम बिंग, जो टेम्पररी है ना। ट्रांजिएंट स्टेट्स टेम्पररी स्टेट्स है ना। ये कुछ टाइम बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इनको ट्रांजिएंट स्टेट्स कहा जाता है, चाहे ES कॉम्प्लेक्स हो या EP कॉम्प्लेक्स हो। और रिमेंबर, ये हमेशा अनस्टेबल होगी।
ये हमेशा कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, तभी तो इतनी इजीली जो है वो ब्रेक डाउन हो गया वापस, है ना, वापस वो रिलीज हो गई, बिकॉज दीज आर अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसके बारे में हम अभी और बात करेंगे थोड़ी देर में जब हम वो ग्राफ स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, तो एनसीईआरटी कह रही है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। अब ये एंजाइम फ्री है टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है। एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट की तरफ डिफ्यूज करता है, बिल्कुल सही बात है, तब जाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ट्रांजिएंट फेनोमेनन है, ट्रांजिएंट फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद में बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है, ईएस कॉम्प्लेक्स, ईपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी इन्हीं ट्रांजिशन स्टेट्स में केमिकल चेंज आएगा, यानी या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, और फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और ये प्रोडक्ट रिलीज हो गए। क्लियर। तो एनसीईआरटी कह रही है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में और भी बहुत सारी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स हो सकती है। भाई हमने इस पिक्चर में दो ही दिखा रखी है, ईएस कॉम्प्लेक्स और ईपी कॉम्प्लेक्स। अब इसके अलावा भी कुछ ट्रांजिएंट स्टेट्स होती है कुछ कुछ रिएक्शंस के अंदर, लेकिन चाहे कि जितनी भी अलग अलग तरह की ट्रांजिएंट स्टेट्स हो जाए, ये सारी की सारी कैसी रहेगी, अनस्टेबल, है ना। बहुत क्लियर लिखा है कि ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, और फिर अल्टीमेटली एंजाइम वापस फ्री हो जाएगा प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद में, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट्स अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी शो नहीं करती। तो ये था प्रॉपर फॉर्मेशन। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे बता रहा हूँ। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, लेकिन मेरे साथ समझने का ट्राई करो इसे आप। ये मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस इसलिए बताता हूँ बिकॉज एग्जाम में सीधा सीधा ट्रू फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वगैरह आता है। तो चलो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कह रही है कि द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। यानी जो एंजाइम का एक्शन है उसका जो कैटालिटिक साइकिल है वो इन स्टेप्स को फॉलो करती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके एक्टिव साइट में फिट हो गया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है इट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। यानी सबस्ट्रेट जब अपनी एक्टिव साइट पे बाइंड होगा तब ये एंजाइम को इंड्यूस करेगा कि वो अपना शेप चेंज करे। शेप चेंज करने से क्या होगा, वो सबस्ट्रेट के चारों तरफ और अच्छे से फिट होगा। कैसे, समझो आप, ये पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, यहाँ पे ये एक्टिव साइट थी, इस एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ। सबस्ट्रेट के बाइंड होने के बाद में एंजाइम ने देखो अपना शेप चेंज किया, और इस शेप चेंज करने की वजह से एंजाइम कुछ इस तरह से ऐसे शिफ्ट हो गया, है ना, जिसकी वजह से जो फिटिंग है सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ वो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई, और भी ज़्यादा टाइट हो गई। तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइन मिस कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट्स कि बाइंडिंग ऑफ दिस सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप, टू चेंज इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट जो अब सबस्ट्रेट के काफ़ी नज़दीक है, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। सबस्ट्रेट के इसने बॉन्ड ब्रेक डाउन किए और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। अब एनसीईआरटी ने केवल यहाँ पर जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन लिया है। उन्होंने कहा ना कि बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है ना, पर ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेक डाउन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकता है। फिर एंजाइम रिलीज कर देगा रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को, और फ्री एंजाइम फ्री हो गया। नाउ इट इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, जाकर किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा और एक बार फिर अपनी कैटालाइटिक साइकिल को शुरू करेगा। तो इस तरह से एंजाइम का जो फंक्शनिंग चलती रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ जो हमें समझाएगा कि एंजाइम्स किस तरह से रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, है ना। मेरे साथ बने रहिएगा अब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। शुरू करता हूँ मैं। हम लोग देखो, पहले मैं बात कर रहा हूँ एक रिएक्शन जो बिना एंजाइम के हो रही है। एक रिएक्शन जो बिना एंजाइम के हो रही है वो हमने शो की है इस रेड कलर में।
ये जो रेड कलर का ग्राफ है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है उस रिएक्शन को जो बिना एंजाइम के हो रही है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखो ये सबस्ट्रेट है और ये सब, पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ। एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं रिएक्शन का प्रोग्रेस, कि रिएक्शन कितना चल रहा है, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमने लिखा E1। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? E1। समझना इनको अच्छे से। देखो मैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स दिखा रहा हूँ आपको, ये साबित करने के लिए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कितना एनर्जी रिलीज होगा, वो सब कुछ इस ग्राफ में छुपा हुआ है। तो ये हो गया E1 एनर्जी। और अब विदाउट एंजाइम अगर आपको ये रिएक्शन प्रोग्रेस करवानी है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। उस एक्टिवेशन एनर्जी का भी थ्रेशोल्ड है कि भाई मुझे इतना एनर्जी दोगे तो रिएक्शन शुरू होगी। उसको हमने क्या नाम दिया? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि रिएक्शन को एक्टिवेट करने की एनर्जी। तो ये हमने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी देनी चालू की हमने। एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं मतलब कि बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और यहाँ पर आकर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। देखो यहाँ पर अब इसको इतना एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, इसको इतने एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी जो हमने इस सबस्ट्रेट को दी। अब जैसे ही हमने इतना एक्टिवेशन एनर्जी दिया, कितना एनर्जी दिया हमने? E2। कितना एनर्जी? इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय E2। तो विदाउट एंजाइम मुझे E2 एनर्जी देना पड़ेगा। और जैसे ही अपने एक्टिवेशन एनर्जी अचीव किया, अब रिएक्शन जो है वो फटाफट आगे बढ़ गई और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। हमने यहाँ क्या लिखा टॉप पे? ट्रांजिशन स्टेट। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अचीव कर चुके हम। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट अचीव करेंगे अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, लेकिन अब एनर्जी नीचे आएगी क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए थी हमने दे दी। अब देखो आप एनर्जी का ग्राफ नीचे आ रहा है पूरा, और धीरे धीरे एक्स एक्सिस पे भी ये मूव कर रहा है, यानी रिएक्शन आगे की ओर बढ़ रही है। और एट द एंड क्या बन गया? प्रोडक्ट। एट द एंड क्या बन गया? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जिस एनर्जी लेवल पे बना है वो एनर्जी लेवल है आपका E3। कौन सा? E3। तो अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले विदाउट एंजाइम की बात करूं मैं, विदाउट एंजाइम, तो मेरे पास यहाँ पे 3 एनर्जी के लेवल्स हैं। शुरुआत हमने की E1 से, फिर एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हमने? E2। और एट द एंड एनर्जी कितना है? E3। क्लियर? इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? E2, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी देना ही पड़ेगा। उसके बाद में सबस्ट्रेट का एनर्जी है E1 और सबसे छोटा है E3। देख लो आप वाई एक्सिस पे E3 सबसे कम एनर्जी लेवल। तो प्रोडक्ट बना सबस्ट्रेट से, और शुरुआत में आपके पास कितना एनर्जी था? E1। समझना इसको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। शुरुआत आपने कहाँ से की? एनर्जी E1 से। एंड कहाँ पे किया आपने? एनर्जी E3 से। यानी जब आपने रिएक्शन शुरू की तब आपके पास तब एनर्जी ज़्यादा थी, और जब रिएक्शन खत्म हुई तो अब एनर्जी कम है। वापस बता रहा हूँ, सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है। तो एनर्जी कहाँ गई? तो एनर्जी रिलीज हो गई है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको आप कहते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख लो यहाँ पर, ये ऐसे हमने प्रूव किया कि ये ग्राफ किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। समझ में आया? अब हम चलते हैं विद एंजाइम। सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम की हेल्प ली, अब एंजाइम की हेल्प लेने से क्या हुआ कि पहले मुझे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अब मुझे केवल इतनी सी देनी पड़ रही है। ये जो पिंक कलर में ग्राफ शो हो रखा है ये विद एंजाइम है। तो आप देखो यहाँ से सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ पर और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, चाहे एंजाइम हो या नहीं हो, शुरुआत और एंड सेम है, फर्क बीच का है। जब एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम देनी पड़ रही है मुझे, और उतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही उसने क्या कर दिया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे एक बार मैं इसको वापस क्लियर करता हूँ और बताता हूँ आपको। देखो शुरुआत की आपने E1 से, अगर एंजाइम नहीं है तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? E2। और अगर एंजाइम है तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? E3।
बहुत क्लियर है कि E3 कम है एज कंपेयर टू E2, यानी जब एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए एंजाइम जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। इनिशियली आप इतना एनर्जी देके रिएक्शन करवा रहे थे, अब इतने में ही करवा रहे हो तो रिएक्शन की रेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इस तरह से आपका ग्राफ फॉलो होता है जब एंजाइम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ कि कितना एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा गया कि आप मुझे बताओ कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है टोटल इस ग्राफ को देख के, तो अब देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। शुरुआत हमने की E1 से, जब सबस्ट्रेट था तब एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी E1, एंड हमने किया E3 पे, यहाँ देखो आप ये E3 का लेवल, यानी जब रिएक्शन शुरू हुई तब एनर्जी कितना था E1, जब रिएक्शन एंड हुई तो एनर्जी कितनी है E3, यानी कितनी एनर्जी लॉस हुई तो E1 माइनस E3। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई। आप मार्केट गए, शुरुआत में आपके पास 100 रुपये थे, मार्केट गए, तब जब मार्केट से लौटे तो आपके पास 50 रुपये है, तो आपने कितना खर्चा किया, तो 100 माइनस 50। वैसे शुरुआत की E1 से, एंड किया आपने E3 से, तो कितना एनर्जी खत्म हुआ, तो एनर्जी कितना खत्म हुआ E1 माइनस E3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये E1 ये E3, इतना एनर्जी रिलीज हुआ है इन दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में चीज़ें नहीं बताई, एनसीईआरटी ने क्या किया, एक ग्राफ देके आपको छोड़ दिया। अब वो इस ग्राफ के बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपसे अगर उन्होंने कभी लेवल दे दिया एक डायग्राम बनाकर, यहाँ पर दे दिया, आपको वैल्यू दे दी, यहाँ एक वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ लिया बताओ कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, केवल आपको अपना दिमाग लगाना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है, देखो एनसीईआरटी ने तो केवल एक ही डायग्राम दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इस तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन आपको मुझे लगता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी मैं ग्राफ दिखा देता हूं आपको एक बार, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में किस तरह का ग्राफ बनता है, ये प्रूफ करने के लिए कि आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। देखो ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया है ना। आपको क्या देखना है, ये रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये, किसका एनर्जी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट का कम है, यानी एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे समझ में आया, आपने एनसीईआरटी इसको ऐसे समझा रही है कि अगर P का लेवल S से नीचे है, तो ये P का यानी प्रोडक्ट का लेवल नीचे, सबस्ट्रेट का लेवल ऊपर, तो अगर प्रोडक्ट का लेवल नीचे है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। या फिर उन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस क्यों बोला, क्योंकि इस रिएक्शन को किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसलिए स्पॉन्टेनियस एनर्जी रिएक्शन इसको नाम दिया गया। अब एनसीईआरटी ने एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ तो नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में उसने टेक्स्ट में डिस्कस ज़रूर किया है, पर मैं आपको ग्राफ एक बार शो कर ही देता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखो आप, यहाँ सबस्ट्रेट है, यहाँ से शुरू किया, और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल E1, ठीक है। हमने इसे एक्टिवेशन एनर्जी दिया, ये एक्टिवेशन एनर्जी आया, ट्रांजिएंट स्टेट बन गया यहाँ पर। अब जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, और प्रोडक्ट का लेवल यहाँ पे ये प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट की बात करोगे तो ये E2 ले लो आप, यानी शुरुआत की E1 से, एंड किया E2 पे, और E2 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब हमने और एनर्जी दिया है, हमने और एनर्जी दिया है। और जब आप एनर्जी देते हो किसी रिएक्शन के लिए तब उसको कहते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये आप कैसे पता करोगे, अगर आप लेवल देखना आपको, तो P और S का, P का लेवल यहाँ पर हाई है S से, इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हमने एनर्जी दी है इसको, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक ग्राफ तो नहीं दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन का, पर ये ज़रूर उन्होंने टेक्स्ट में लिखा है ना। तो बहुत आसान है, आप तो P का लेवल देख लो, P का लेवल S से नीचे है तो एक्सोथर्मिक, ऊपर है तो एंडोथर्मिक, और रटने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। आपको ग्राफ अगर अच्छे से समझ में आता है तो इतना तो बस दिमाग लगाना है कि E2 ज़्यादा है या E1 ज़्यादा है, बस, तो इससे आप समझ सकते हो। चलिए और एनसीईआरटी की कुछ लाइंस देख लेते हम लोग। एनसीईआरटी कह रही है कि वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, द S हैज़ टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। ये देखो बहुत बढ़िया चीज़ लिखी उन्होंने। आप देखो रिएक्शन
ये दोनों है आपके सामने, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, इनिशियली आप देखो यहाँ पर अगर अच्छे से, तो जो सबस्ट्रेट है दोनों ही केस में एक्टिवेशन एनर्जी के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देख लो यहाँ पर, ये देखो सबस्ट्रेट दोनों ही केस में एक एक्टिवेशन एनर्जी की तलाश में रहता है ताकि ट्रांजिएंट स्टेट बना सके, दोनों ही केस में। हाँ, फिर एंड रिजल्ट अलग आता है कि प्रोडक्ट कम आ गया या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से ज़्यादा आ गया। लेकिन चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, एस जो है सबस्ट्रेट जो है उसको गो थ्रू करना पड़ता है एक मच हायर एनर्जी स्टेट, जिसे आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हो। और ये ट्रांजिशन स्टेट वाला जो लेवल है दोनों ही रिएक्शन में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से ऊपर रहता है। आप देखो यहाँ पर, ये दोनों ही ग्राफ देख लो आप, एक्टिवेशन एनर्जी जो ट्रांजिएंट स्टेट बना ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे, चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों ही केस में ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ऊपर है। तो ये इस एनसीईआरटी लाइन का मीनिंग है। देखो एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़ो तो एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को समझो अच्छे से, एक एक टर्म पे ध्यान दो आप। अगर लाइन समझ में नहीं आ रही तो आप अपने टीचर्स को पूछो, लेकिन बिना समझे आगे नहीं बढ़ो तो कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, ट्रू फॉल्स है ना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, वहाँ पे आप हमेशा फंसोगे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो। The difference in average energy content of S from that of transition state is called as activation energy। तो उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे किया है ना, इस ग्राफ के थ्रू मैं बता देता हूँ। देखो ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल E1 और ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल E2। तो अब जो डिफरेंस है E2 और E1 में, वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट के बीच का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसको आप कहते हो एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ S to P मोर इजी। अब एंजाइम्स क्या कर रहे हैं बेसिकली, एट द एंड एक समराइज करें कि बताओ एंजाइम्स ऐसा क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि एंजाइम्स एनर्जी बैरियर को नीचे लाता है। पहले मुझे ट्रांजिशन स्टेट ऑक्यूपाई करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ रहा था E2, अब मुझे केवल इतना सा एनर्जी देना पड़ रहा है यानी कि E3, और बहुत क्लियर है कि E3 बहुत कम है एज कम्पेयर टू E2। तो जो मेरा एनर्जी बैरियर था उसको एंजाइम्स ने कम किया है, जिससे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांजिशन करने में या कन्वर्ट करने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती। यही रीज़न है कि एंजाइम्स जो है रिएक्शन की रेट को एनहांस कर देते हैं। तो ये था एंजाइम्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी और कुछ ग्राफ्स की बात की। अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो चैनल को ज्वाइन करें, हमारे मेंबर बने, ताकि आपको लिए ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस का एक्सेस आपको इजीली मिल जाए। आपको अगर आप हमारे मेंबर्स हो, चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो हमारा एक इल्यूम बायोलॉजी मेंबर्स का अलग से ग्रुप है, उस पर आप अपने डाउट्स वगैरह आप मैं कभी भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे ज़रूर सारे मेंबर्स हमसे जुड़े। इवन सब्सक्राइबर्स का भी ग्रुप है, आप चाहे तो हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरी मेल आईडी पे या इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।